हेलो स्टूडेंट्स, अपना एनर्जी मेथड पे डिस्कशन चल रहा था। आज मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ एनर्जी मेथड पर, ठीक है। और उसके बाद हम नया टॉपिक एंगुलर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन देखो आप, ये कॉमन क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस तरह का। ये कोई स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक बना हुआ है। इस स्प्रिंग का मास ms है, मास ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर स्प्रिंग द्रव्यमान वाली है। आपने जितने भी आपने केस पढ़े थे उसमें आपकी जो स्प्रिंग थी वो द्रव्यमान रही थी। ये स्प्रिंग आपकी मास वाली है, ठीक। इसका मास कितना ms और इस ब्लॉक का मास कितना m। ये इससे बनी हुई है, ठीक। अब जो आपकी ये स्प्रिंग है, अब क्या कि अब मेरे से कहा गया कि इसको अगर मैं इसको एग डिस्प्लेस कर दूं कुछ भी, इसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बताना। इस वाले एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेटा। अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब तक जो आपने केस की तो उसमें स्प्रिंग द्रव्यमान वाली थी। अब एक चीज बेटा, अगर मैं इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करता हूं, जैसे मैंने कहा मैंने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, तो जब मैं इसको वेलोसिटी दूंगा तो जब मैं इसको वेलोसिटी दूंगा तो ये स्प्रिंग यहाँ पे अटैच है इससे। जब इसको मैं अगर भी वेलोसिटी, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? बोलो होगी नहीं होगी? जबकि हर पॉइंट की और बाकी से इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वही यहां पर पहले स्प्रिंग मास वाले थे, तो स्प्रिंग के तो यहां पर इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी v है तो स्प्रिंग के हर पॉइंट के पास क्या होगी? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो जैसे अगर मैं एनर्जी मेथड का यूज करूं तो इसके पास एनर्जी है, तो इस स्प्रिंग के पास में क्या होगी? एनर्जी होगी। और एनर्जी की काइनेटिक कितनी होगी? हाफ mv²। अब अगर v की वैल्यू सब जगह एक समान होती जब तो मैं इस पूरे स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी लिख देता कि कितनी होती है? हाफ mv² होती है। बट यहाँ पे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या कुछ अलग और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या अलग। जैसे आप इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो फिक्स है। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 0, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? v। तो अब किसी भी x दूरी पर या किसी भी x चलो x से नीचे किसी भी, मान लीजिए यहां से किसी भी d दूरी पर अगर मैं बात करता हूं, तो किसी भी d दूरी पर जो आपकी स्प्रिंग वाला द्रव्यमान वाला खड़ा होगा उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैं कह रहा हूं उसकी वेलोसिटी होगी क्या? कैसे निकालेंगे? a, इसके इक्वेशन निकालते हैं, v डैश इक्वल टू क्या होगी? a v प्लस b। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, रेखीय रूप से होगी, तो रेखीय समीकरण क्या होगा? v डैश इक्वल टू ab प्लस b। अब यहां से अगर मैं इक्वेशन निकालूं, ठीक है ना, तो अब मैं अपना बाउंड्री कंडीशन एट ad लिखेंगे, ad प्लस b, ठीक है। नहीं, हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा? एट d इक्वल टू 0 पर, d इक्वल टू 0 पर, तो d की वैल्यू 0 होगी तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो आप कह सकते हो d 0 इक्वल टू क्या होगा? a इंटू 0 प्लस b। वेलोसिटी का वेरिएशन रेखीय रूप से मानेंगे, ठीक। तो रेखीय रूप से क्या होगा? ये आ गया, तो कितने आ गए? तो b की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 0, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? v डैश बराबर ad। क्लियर? अब मैंने डिस्कशन से क्या बताया कि एट, ये मान लीजिए इसकी लेंथ है कितनी? l, स्प्रिंग लेंथ कितनी है? l, नेचुरल लेंथ l है इसकी। तो एट d इक्वल टू l पर वेलोसिटी कितनी है? v डैश कितनी है? v। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v है, अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है तो क्या लिखेंगे बेटा? तो v डैश इक्वल टू कितना आ गया? v डैश इक्वल टू क्या होगा आपका? a, v डैश कितना हो गया? v इंटू AL, बोलो
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई ऐसे वी बाई एल। तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू रख दूं तो किसी डी डिस्टेंस पर वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आएगी, किसी डी डिस्टेंस वाले कण की वेलोसिटी क्या होगी वी डैश वी डिवाइड बाई एल इनटू बी, और बी तो आपका 0। तो किसी डी दूरी पर जो कण होगा स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग का, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये होगी। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन लूं, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा पोर्शन लूं, तो इसके छोटे से पोर्शन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी डी के ई, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी छोटे से पोर्शन की हाफ, छोटे से स्प्रिंग का मास कितना डीएमएस इनटू वेलोसिटी वी डैश स्क्वायर। बोलो हो गया नहीं होगी। तो यहां से अगर डीएमएस निकालूं, मैं कह रहा हूं एल लेंथ का द्रव्यमान कितना एम, एल लेंथ का द्रव्यमान कितना है इसका स्प्रिंग का एमएस, इकाई का कितना हुआ एम यूनिट लेंथ का एमएस बाई एल, और किसी डीएक्स मैं कह रहा हूं छोटी दूरी, अरे तो डी की जगह आप एस को वाई ले लेते हैं ना, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, वाई ए वाई वाई और ये, तो ठीक है किसी डी वाई दूरी की बात करते हैं, तो डी वाई दूरी वाले कितना हुआ, ठीक है एम एस डिवाइड बाई एल इंटू डी वाई, ठीक है डीएमएस लिया जाए। किसी डी वाई लंबाई की स्प्रिंग का द्रव्यमान कितना होगा ये, तो यहां से काइनेटिक कितने होंगे डी के ई, स्मॉल काइनेटिक छोटे स्मॉल से कितने होंगे हाफ, डीएमएस कितना आपका एमएस बाई एल इंटू डी वाई, और वी डैश का स्क्वायर, वी डैश कितना आपका वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डी के ई कितने आ गए आपके हाफ एम एस बाई एल क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, और यहां साथ में वी स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हमें यहां से यहां तक के सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, तो के ई टोटल कितनी आ जाएगी आपकी, के ई टोटल कितनी आ गई आपकी इंटीग्रेशन ऑफ डी के ई या लिख लो वैल्यू हाफ एम एस अपॉन एल क्यू वी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, और वाई को कांस्टेंट यहाँ के लिए 0, यहाँ के लिए एल, लिमिट 0 से एल वाले लेंथ से निकाल ली। तो बेटा यहां से क्या है आपका, तो के जी टोटल कितनी आई आपकी देखो एम एस बाई एल क्यू 2, और ये वी स्क्वायर तो आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई लिमिट 0 से एल, तो कितनी आ गई हाफ एम एस बाई एल क्यू वी स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा वाई की क्यू डिवाइड बाई 3 लिमिट 0 से एल। तो यहां से कितनी आ गई 1/2, ठीक है। मैंने इसको मान लो वी वेलोसिटी दिया, तो वी वेलोसिटी अगर इसकी वेलोसिटी भी है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो यहां से आकर क्या होगी जनरल फॉर्म निकालना होगा, तो कितना आ गया एम एस बाई एल क्यू वी स्क्वायर, कितना गया एल क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, तो कितना गया आपका, तो के ई कितनी आ गई स्प्रिंग की टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/6 ऐसे 1/2 एम एस बाई 3 इंटू वी स्क्वायर। तो ये ना आपको डायरेक्ट याद रखना, मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई स्प्रिंग एल लेंथ की कोई स्प्रिंग है जिसका द्रव्यमान m है, इस एंड वाले पॉइंट का वेग v है, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्प्रिंग की, वो आप जान लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और m कितना लेंगे आप स्प्रिंग का मास कितना मानो, जैसा होता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो v एंड वाले पॉइंट का, और m कितना लो उसका टोटल मास का 1/3। तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है कि काइनेटिक किसी द्रव्यमान वाले स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी किसका वेग है
एंड वाले पॉइंट का, जिससे ब्लॉक से कनेक्ट है उस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, ठीक है। और m कितना लेना है, स्प्रिंग के टोटल मास का 1/3, ठीक है। तो ये आपकी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब निकालते हैं इसका एनर्जी मेथड से। तो देखो बेटा टोटल एनर्जी क्या होगी, अब इसका टाइम निकाल, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगी, जो अब सिस्टम टोटल एनर्जी क्या होगी, किसी x दूरी पर, मैं कह रहा हूं ये कहां पर वेलोसिटी, किसी x दूरी पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। मान लीजिए कि ये x बहुत छोटा है तो l प्लस और lx में कोई डिफरेंस नहीं है ना, ये इसकी नेचुरल लेंथ l किसी m डिस्टेंस में मैं बात कर रहा हूं, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो m डिस्टेंस पर इसकी वेलोसिटी भी है, तो टोटल एनर्जी कितनी जाएगी, स्प्रिंग ब्लॉक की कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ, स्प्रिंग का मास कितना मानेंगे 1/3 हाफ ms/3, आप डायरेक्ट यूज करेंगे आगे से, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि स्प्रिंग काइनेटिक कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, और m कितना लेंगे स्प्रिंग का, टोटल मास का 1/3 इनटू v स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की टोटल एनर्जी कितनी होगी, x डिस्प्लेस किया हाफ के x स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, कांस्टेंट, ठीक। तो यहां से क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, चलो 1/2 बाहर निकालो पहले, तो कितना है mv स्क्वायर प्लस ms/3 v स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ठीक है। 1/2 जैसे लिखे देंगे, और डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंस हम करेंगे बेटा। तो जब टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंस में कितना, देखो m lt v स्क्वायर कितना हो गया 2v, और v कितना हो गया dv/dt प्लस ms/3 lt, v स्क्वायर क्या हो गया 2v dv/dt प्लस 2kx, और x कितना हो गया dx/dt इक्वल टू कांस्टेंट में 0। तो यहां से क्या है, देखो 2mv dv/dt क्या a प्लस 2ms/3 v dv/dt क्या a प्लस 2kxv इक्वल टू 0। तो v इसमें भी है, v इधर भी है, v इधर भी, आपस में कैंसिल तो हट जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो यहां से 2 a कॉमन ले लो, तो क्या बचा m प्लस ms/3 इक्वल टू, और 2 से 2 उड़ गया, 2 इसमें, 2 इसमें, और 2 इसमें से हटा दो, इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के kx। तो a की वैल्यू क्या है, माइनस k डिवाइड बाई m प्लस ms/3, ठीक है, इनटू x। तो ये चीज क्या कहलाती है, ओमेगा स्क्वायर, ये चीज तो आपकी ओमेगा स्क्वायर होती है। तो आपका यहां से फॉर्मूला में ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया आपका, ओमेगा स्क्वायर आ गया आपका k अपॉन m प्लस ms/3, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट दिस k अपॉन m प्लस ms/3, ठीक है। और यहां से टाइम पे ओमेगा क्या होता है 2π/T इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m प्लस ms/3। तो दिस इंप्लाई टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम कितना है इसका 2π अंडर रूट m कितना आपका, मैं थोड़ा ध्यान रखो क्या होगा, m प्लस स्प्रिंग का कितना मास कनेक्ट हो जाएगा m/3, ठीक है, ms/3 अपॉन k। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर स्प्रिंग द्रव्यमान वाली है तो स्प्रिंग का कितना द्रव्यमान अटैच और कर दो ब्लॉक में, ठीक है, स्प्रिंग का ms/3 द्रव्यमान और अटैच कर दो ब्लॉक में। अगर इसका द्रव्यमान ms है तो इसको आप द्रव्यमानहीन मान लो, और इसका कितना द्रव्यमान अटैच कर दो, इसका 1/3, तो 1/3 अटैच करने में कितना हो गया m प्लस ms/3। तो आपका ये सिस्टम किससे रिप्लेस होता है, आपका सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा कैसे, ये स्प्रिंग है, इस वाले केस के लिए ना पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन के लिए, और ये कितना हो जाएगा m प्लस ms/3 जिसका द्रव्यमान 0 है। बस अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नोट कीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका कोणीय सरल आवर्त गति, एंगुलर एक्सेप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। कोणीय सरल आवर्त गति, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब जैसे आपको मैंने बताया कि जब कोई पिंड
केवल रेखीय गति कर रहा है, तो रेखीय गति करते हुए पिंड की जो गति कहलाती है वो कहलाती है सरल आवर्त गति। अगर कोई पिंड रेखीय गति न करके घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है, तो वहां पर सरल आवर्त गति क्या बोली जाएगी, कोणीय सरल आवर्त गति। तो बेटा जैसे रेखीय सरल आवर्त गति के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई पिंड पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू क्या माइनस के एक्स नेचर का है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स प्रकृति का है, तो उस पिंड की गति क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक सरल आवर्त रेखीय गति, सरल आवर्त रेखीय गति कह सकते हैं आप। अब आपको पता है कि यदि अगर हम रेखीय गति की को कोणीय गति में कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा आपका अब रेखीय गति कराने वाला के लिए कौन उत्तरदायी होता है, फोर्स, और घूर्णन गति कराने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, बलात्कार। तो अब मैं F को किससे रिप्लेस कर दूंगा, टॉ से। तो जो काम रेखीय गति में बल करता है वो काम घूर्णन गति में कौन करता है, टॉ बल आघूर्ण इक्वल टू यहाँ पर ये के तो के ये नियतांक ले लो, और x क्या है, रेखीय विस्थापन, और आपका कोणीय विस्थापन क्या हुआ, थीटा। ठीक है, तो टॉ इक्वल टू माइनस के थीटा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पे लगने वाला बल आघूर्ण तो इक्वल माइनस के थीटा इस प्रकृति का है, यदि किसी पिंड में लगने वाला बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू माइनस के थीटा प्रकृति का है, तो उसकी मोशन क्या होगी, तो वो पिंड कैसे गति करेगा, एंगुलर एसएचएम, कोणीय सरल आवर्त गति करेगा। अब जब हम इसकी थोड़ी सी तुलना और भी कर लेते हैं, जैसे आप होता है जैसे F इक्वल टू m में होता है, ऐसे यहाँ पे टॉ इक्वल टू क्या होगा, I इंटू एल्फा इक्वल टू माइनस के थीटा। क्लियर। तो I एल्फा क्या होता है बेटा आपका डी स्क्वायर थीटा अपॉन एल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी, और ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई डी, लिख सकते हैं डी थीटा आपको डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के थीटा। सो दिस इंप्लाइड डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस के अपॉन आई इंटू थीटा। ठीक है, तो ये जो, तो यहां से क्या आ गया आपका डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू क्या, मतलब इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एसएचएम को। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि जब कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। रियलिटी में इस तरह का देखा गया, इससे ये चीज बनाएंगे, इससे ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, जैसे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, इससे ये लाएंगे, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इस तरह की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी गति के लिए है, एसएचएम, सरल आवर्त गति के लिए। तो यहाँ पर x क्या आ गया, थीटा, तो इस केस में क्या जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल है 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन किसकी है, एसएचएम की इक्वेशन है। तो इसका मतलब, तो ये आपकी किसकी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कौन सी पथ में गति कर रहा है, वो एसएचएम गति कर रहा है, उसकी मोशन कैसे होगी, एसएचएम होगी। ठीक है, तो अब बेटा यहां से अगर मैं कंपेयरिंग करूं, तो ऑन कंपेयरिंग, तो अगर मैं कंपेयरिंग टू ऑन कंपेयरिंग क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, a डिवाइड बाय आई, और ओमेगा क्या आपका अंडर रूट के आई, और ओमेगा क्या होती है आपकी, ओमेगा होती है हमारे कितने, 2 पाई बाई कैपिटल टी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट के अपॉन आई। क्लियर। तो यहां से आपका दिस इंप्लाइड टी इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। ठीक है, तो ये आपकी कोणीय सरल आवर्त गति करते हुए ऑब्जेक्ट का टाइम को निकालने के बाद, देखो वही चीज है जो आपकी वैसे कितने थे, 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के था। तो अब जब कंपेयरिंग कर लो, जो काम रेखीय गति में द्रव्यमान करता है वो काम घूर्णन गति में कौन करता है, जड़त्व आ गई। तो एम को किससे रिप्लेस कर दिया, आई से, के तो आप कांस्टेंट है जो यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से एंगुलर कांस्टेंट बोलते हैं इसे, एंगुलर मोशन करते हैं कांस्टेंट। ठीक, हाँ जी, तो ये वाली चीज है, तो ये आपकी ये होगी। अब जैसे मैं बेटा इस तरह मैं सॉल्यूशन करता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, देखो इसका अगर मैं सॉल्व करूँ
और इसका विस्थापन निकालो। तो इसका विस्थापन क्या आता है इस इक्वेशन की, इस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा फाइव, बोलो होता नहीं था। तो इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन क्या करूं, सॉल्यूशन करूं, तो बेटा कोणीय सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन क्या आएगा, थीटा इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या आया, यहाँ पर आया मेरे थीटा नॉट से, थीटा नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये क्या गया, एंगुलर एसएचएम करते हुए पार्टिकल का विस्थापन समीकरण, ठीक है। एंगुलर एसएचएम करते हुए पार्टिकल का जो विस्थापन समीकरण है वो कितना हो गया आपका, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। क्लियर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएट करने पर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो डिफरेंशिएट करने पर इसकी वेलोसिटी इक्वेशन क्या आती है बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलो आती नहीं आती। तो अगर मैं इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, वेलोसिटी इक्वेशन क्या आएगी, ओमेगा क्या, ओमेगा थीटा नॉट, एक जगह थीटा नॉट आ गया, बी जगह ओमेगा आ गया, और ओमेगा की जगह ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलो आएगा नहीं आएगा। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगी, बेटा कैसे नहीं होगा, ध्यान रखना। यहां पर ये ओमेगा अलग चीज और ये ओमेगा अलग चीज, इस केस में ये ओमेगा आपकी कोणीय आवृत्ति है और ये ओमेगा यहाँ पर क्या, कोणीय स्थिति। तो आप ध्यान रखना, यहाँ ये बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कि ओमेगा से ओमेगा, ये ओमेगा अलग चीज है, ये ओमेगा कितनी है, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये वो ओमेगा जो थीटा के चेंज होने पर आ रही है, ये आपकी ओमेगा डी थीटा बाई dt वाली नहीं है, ये कोणीय आवृत्ति है, और ये ओमेगा क्या, एंगुलर स्पीड है, कोणीय वेग, कोणीय चाल। तो ध्यान रखना, इसको मैं लिख रहा हूं ओमेगा डैश, ठीक है। तो ओमेगा डैश क्या आएगा आपका, थीटा नॉट इंटू ओमेगा, यहां से कंपेयर करने में एक जगह थीटा नॉट ओमेगा, इसका डिफरेंस ये आएगा, और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलो आएगा नहीं आएगा, क्लियर। अगर मैं इसका एक्स निकालू अल्फा, इसका डिफरेंशिएट करता हूं, ऑन डिफरेंशिएट, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इसको डिफरेंशिएट में एक्स क्या आता, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलो आता नहीं है। तो ऐसे यहां पर क्या आएगा बेटा, एल इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो ये क्या हुई, काइनेमेटिक्स हो गई, एंगुलर एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी निकालने की और डिस्प्लेसमेंट निकालने की हमने इक्वेशन के लिए डिस्कस कर ली। आप यहां तक सब चीज नोट कीजिए। हाँ बेटा, जैसे आपका जो आपकी रेखीय सरल आवर्त गति थी, तो उसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपने क्या लिया, जब आपने रेखीय सरल आवर्त गति की थी तो उस चीज को दिखाने के लिए आपने किसका एग्जांपल लिया था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करता है, रेखीय सरल आवर्त गति को। तो इसी तरीके से अगर मैं कोणीय सरल आवर्त गति की बात करूं, तो कोणीय सरल आवर्त गति के लिए तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है कोणीय सरल आवर्त गति का, वो है सिंपल पेंडुलम। तो अब तक जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका सिंपल पेंडुलम, जिसे हम सरल गोलक या सरल गोलक भी कहते हैं, सिंपल पेंडुलम हिंदी में, हिंदी मतलब सरल गोलक या गोलक। ठीक, अब मुझे इसका क्या निकालना है, इसका मुझे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है, ठीक है। इसका मुझे दोलनकाल याद करना है, इसका दोलनकाल क्या होगा। तो बेटा आप जानते हो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, यदि मैं एक बहुत द्रव्यमानहीन नगण्य द्रव्यमान का, ठीक है, वही चीज स्प्रिंग को किससे डिस्प्लेस करती है, रस्सी से। अगर मैं एक बहुत कम द्रव्यमान वाला नगण्य द्रव्यमान का एक धागा लेता हूं और उस धागे से एक मैं भारी गेंद लटका देता हूं, तो अगर मैं, ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, यही अरेंजमेंट निकलेगा आपका सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ठीक,
तो अब मुझे इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो बेटा आप होता है कि जैसे इसका हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए क्या किया था, इसे जरा सा डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पर रेखीय डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको जरा सा थीटा डिस्प्लेस कर दिया ना, बहुत छोटा एंगल थीटा से कर दिया, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया। तो जब मैं जरा सा थीटा डिस्प्लेस करूंगा तो ये यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर। तो अपने स्टेप वही है, पहला स्टेप माध्य स्थिति क्या करें, ये माध्य स्थिति जहां पर नेट फोर्स 0। सेकंड स्टेप माध्य स्थिति से अल्प विस्थापित किया, तो माध्य स्थिति से अल्प विस्थापित कर दिया, ये वाला ठीक, अल्प एंगल थीटा विस्थापित कर दिया। अगली इक्वेशन क्या होती है, नेट बल निकालना। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, नेट बल आगे, किस पॉइंट के बाद, जिस पॉइंट के बाद ये हिंज है, इस पॉइंट के बाद निकाल नेट बल आगे। तो बेटा अगर मैं इसको, इस धागे की लंबाई l है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका mg, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, एक्चुअली थीटा बहुत छोटा है, अब इसको समझाने के लिए, थोड़ा सा आपको क्लियर और समझाने के लिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, है ना, ये वाला, ये वाला, तो इस तरीके से आ गया। अब होने को ये बहुत छोटा बेटा, ठीक, तो मैंने इसको आपको क्या कर दिया, जूम करके इसको मैंने, ये थीटा बहुत छोटा है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, बट आपको ऐसे में जूम करके मैं इसका पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये आपका थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका मुझे नेट बल आगे निकाला, तो अब देखो इसमें क्या फोर्स को लगेंगे, एक तो mg लगेगा इसमें, और एक रस्सी में क्या होता है आपकी, तो मुझे इस पॉइंट के आप इसका निकालना बला को, तो अब बला को आपको निकालना इस हिंज पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है, तो टो अबाउट हिंज पॉइंट ओ के अबाउट हमें बला को निकालना। अब आपको मैंने बला को निकालना सिखाया हुआ है, बला को क्या होता है, बल गुना में बल की रेखा की लंबवत दूरी। तो बेटा देखो यहाँ पर कौन कौन से बल है, तो इस बल का ये बल, इस बल की लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो यहाँ पर तनाव के कारण पे बला को होगा नहीं, केवल किस कारण होगा, mg बल का। तो mg बल का कितना बला होगा, mg गुना में लंबवत दूरी, इस बल की लाइन की लंबवत दूरी, इस बल की लाइन से इस पॉइंट हिंज पॉइंट की लंबवत दूरी कितनी है, बल की लाइन ऐसे, तो इस बल की लाइन से लंबवत दूरी ये हुई ना, ये वाला। तो अगर ये लाइन l है तो ये कितना हुई, ये l कॉस, ये कितना हुई, l sin थीटा, बोलो हुई नहीं हुई, तो आपकी mg इनटू l sin थीटा। अब एक चीज देखो बेटा, आपका ये आपका थीटा मैंने कैसे दिया, तो मैंने थीटा दिया कैसे, और ये से कैसे हमारा r cos f, r ऐसे और f ऐसे, तो r cos f, तो बला कौन सा कैसे, ऐसे, आपका थीटा ऐसे, आपने इसको थीटा दिया ऐसे, और ये बला कौन से वापस इधर लाने की प्रयास करा, तो इसका बला कौन कैसे, ऐसे, बोलो है नहीं। चलो आपके जो इस बला की जो दिशा है, आपके दी गई थीटा की दिशा क्या विपरीत है, इसलिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे, माइनस mgl sin थीटा, ठीक है। तो ये आपको बला को बना गया टो अबाउट ओ, तो माइनस mgl sin थीटा। अब आप होता है क्योंकि जो आपका थीटा वो क्या बहुत छोटा, अत्यंत अल्प है, ठीक है, वेरी स्मॉल है, अत्यंत अल्प है आपका थीटा, अल्प, वेरी स्मॉल है, तो थीटा बहुत छोटा होने के कारण आपको पता है कि साइन थीटा को कह सकते हैं हम लगभग थीटा, क्योंकि छोटे एंगल के लिए जैसे साइन जीरो क्या होता है, आपका जीरो होता है, ये आपको मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो इस तरीके छोटे एंगल के लिए साइन थीटा कितना होगा, आपका थीटा के इक्वल होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो टो अबाउट ओ कितना आ गया, माइनस mgl इंटू थीटा। अब देखो आउट ऑफ 4 एंगुलर एस सेक्शन के लिए क्या कंडीशन है, 4 एंगुलर एस सेक्शन के लिए भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि 4 एंगुलर एस सेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, टो इक्वल टू क्या होता है, माइनस के थीटा, बोलो है नहीं। तो यहां से ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप कह सकते हो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं एक और दो इक्वेशन की अगर कंपेयरिंग करूं तो बेटा कंपेयरिंग करने पे आपकी क्या आ गई, यहां से तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, k इक्वल टू आ गया आपका mgl, बोलो आया नहीं आया, ठीक कितना आ गया mgl। अब आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ एक्सेप्शन क्या होता है, किसी एंगुलर सिस्टम में टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, t इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर i बाई k, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, m बाई k होता है ना, तो mj क्या आ जाएगा i बाई k, तो यहाँ पे i किसके अबाउट है, जिस पॉइंट के अबाउट वो ठीक है रोटेट कर रहा है, तो किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर सिस्टम कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, o के अबाउट, तो इसके अबाउट i निकाल। तो बेटा यहाँ से टाइम कितना आ गया, t इक्वल टू
2 पाई। अब देखो इस ब्लॉक का, इस एम द्रव्यमान ब्लॉक का इस पॉइंट के सापेक्ष कितना जड़त्व आघूर्ण होगा, क्या होगा, एम के स्क्वायर एम आर स्क्वायर, तो आर बोलो ये दूरी, इस एम द्रव्यमान है, इस दूरी कितनी इस पॉइंट से एल है, कितना होगा एम एल स्क्वायर, और के कितना आपका एम जी एल, तो एम एल से एल कैंसिल, एम से एल कैंसिल, तो आपका टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर सिस्टम कितना आ गया 2 पाई अंडर एल बाई जी। ठीक है, तो बेटा ये आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है कितना होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर एल बाई जी, जो हमने डेरिवेशन किया इस डेरिवेशन, ठीक है, के लिए, ठीक है, आपको जो मैंने डेरिवेशन किया t इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अंडर एल बाई जी। अब ये जो आपका डेरिवेशन है ना सिंपल पेंडुलम वाला, जो इसका टाइम है, इसका यूज हम बहुत से चैप्टरों में, आप जैसे 12th के चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी इसका यूज है, हीट के चैप्टर के साथ भी इसका लिंक अप है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसी सिंपल पेंडुलम के दोलन काल का मान कितना होता है 2 पाई इंटू एल बाई जी। एल क्या है धारी की लंबाई, जी क्या गुरुत्वीय त्वरण, और इसे सही रूप से ना एल बाई जी लिख के लिख लो, या एल लिख लो इसको, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर एल बाई जी इफेक्टिव लिखो। ठीक है, जो आपका नेट जी है, नेट त्वरण है वो वाला, तो असली फॉर्मूला आपका ध्यान रखना t इक्वल टू 2 पाई अंडर एल बाई जी इफेक्टिव। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आप नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब इससे ना बहुत से क्वेश्चन मिक्सअप किए जाते हैं, जैसे अलग अलग चैप्टर में एनएलएम में पढ़ोगे, हीट में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, बहुत सी जगह इससे रिलेटेड क्या होंगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं कि एनएलएम के साथ जुड़ता हुआ, जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया कि एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है, जिसको एक लिफ्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, रख दिया है, इसका द्रव्यमान m में, धारी लंबाई l है, सिंपल पेंडुलम है, और ये जो लिफ्ट है ये एक तरह से जा रही है, ऊपर जा रही है। बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, तो कैसे निकालोगे आप बताओ, तो आप बताएं कि कैसे करोगे बेटा, आप यहां से आप लिफ्ट को रोक दो, स्टॉप लिफ्ट, ठीक है, जब आप लिफ्ट को रोक दोगे तो लिफ्ट का त्वरण अपनी दिशा में दे दोगे, इसको दे देंगे। अब लिफ्ट को रोक कर आप देख रहे हैं, ठीक है, जब आपने लिफ्ट को रोक दिया तो क्योंकि आपका ये जी इफेक्टिव है, ठीक है, तो और ये कब जब ये सिस्टम आपका ये हिंज वाला पॉइंट क्या त्वरित नहीं हो रहा है, ठीक है, रुका हुआ है, तो आपने इसको रोक दिया और रोक कर आपने क्या कर दिया, जो इसके पास अपना एम जी तो है ही, और इसको एक फोर्स छोड़ दे क्या, इस पर स्लो फोर्स लगा देंगे एम के, क्योंकि आपका निर्देशन कर रहे थे, तो त्वरण निर्देशन अगर आप इसमें जाके बैठ देखोगे तो इसमें क्या लगाओगे, आप एक बार सूडो फोर्स लगाओगे, तो अब इसका जो नेट एक्सीलरेशन वो कितना हो गया, ये तो हो गया m, तो नेट वेट कितना हो गया इसका m g प्लस a, तो यहाँ पे g इफेक्टिव कितना आ गया आपका, ये आपका g इफेक्टिव है g प्लस a, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ एसिस्टेंट कितना आ गया, t इक्वल कितना आ जाएगा आपका 2 पाई अंडर कितना आ जाएगा आपका l अपॉन g प्लस, ठीक है, नया टाइम पीरियड ऑफ एसिस्टेंट आपका ये आ गया। अब जैसे आप पता कि इस सिंपल पेंडुलम का यूज हम घड़ी में करते हैं, ठीक है, तो अब ये बताओ कि लेफ्ट में जाने पर जो घड़ी है, ठीक है, अब इसका वो घड़ी स्लो होगी या फास्ट हो जाएगी, ये बताओ। अगर मैं किसी सिंपल पेंडुलम को लेफ्ट में ऊपर क्यों ले जाता हूं तो वो स्लो होगी या फास्ट होगी। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे जो एक टी है, ये अब ये टी छोटा बड़ा, देखो ये चीज बड़ी, ये चीज बड़ी, तो ये क्या है छोटी, तो टी क्या आपकी छोटी, तो टाइम पीरियड कम हो गया, तो टाइम पीरियड कम होगा। पहले क्या जो आपका सिंपल पेंडुलम था, पहले वो ज्यादा टाइम ले रहा था एक दोलन करने में, पहले वो क्या करता धीरे धीरे चल रहा था तो ज्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब उसे टी छोटा हो गया, अब उसे कम टाइम लग रहा है, तो कम टाइम मतलब क्या हो गया, इस तरीके से जल्दी जल्दी चल रहा है, तो आपकी जो घड़ी फास्ट हो गई या स्लो हो गई, तो आपको लोग घड़ी फास्ट हो गई। थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ टेबल बच्चे करने आता है, तो आप क्या कहोगे कि अगर इसका यूज हम घड़ी में करें तो घड़ी क्या हो जाएगी आपकी फास्ट हो जाएगी। तो अगर कोई लेफ्ट में कोई घड़ी ऊपर सिंपल पेंडुलम ऊपर की जाए तो घड़ी का टाइम पीरियड क्या होगा, सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी का टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा, तो ऊपर जाने में तो बढ़ेगा, ठीक है,
मतलब घड़ी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और नीचे आने पे घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इस तरीके से आप थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मैंने इसको जो उससे रिलेट कर दिया। क्लियर? तो यहाँ तक चीजें आप नोट कीजिए। हाँ जी, इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह दिया जाता कि ये मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है जिसमें एक सिंपल पॉइंट लटका हुआ है और ये गाड़ी ए तुरंत से आगे क्यों जा रही है। अब आपसे अगर इसका टाइम पीरियड ऐसे ऑसिलेशन बताओ, क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो आप क्या करोगे, वही चीज आप इस पे जाके बैठ गए, जब आप इस पे जाके बैठोगे तो आपका निर्देश तंत्र क्या ए रखती है। तो ए रखती निर्देश तंत्र देखने पर क्या करेंगे आप, छदम लगाएंगे। तो अगर मैं इसको देखो ध्यान से, तो इस पर एक एम डी इधर लगेगा और इस पर एक एम ए इधर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो ये आपको क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया अंडर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो आपका एम बढ़ा जाएगा अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये चीज क्या हो गया आपकी जी इफेक्टिव। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना हो गया इस वाले केस में, जी इफेक्टिव हो गया अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब नया टाइप का सिस्टम क्या आएगा, टी इक्वल टू कितना आएगा, देखो बेटा कितना आएगा, 2 पाई अंडर एल बाई जी। तो एल बाई जी, जी कितना आपका जी इफेक्टिव, कितना आपका जी प्लस ए, सॉरी जी स्क्वायर प्लस इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व होगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिनके साथ किया जाएगा इनको इंटर रिलेटेड, जिसको हम सर्कल के साथ, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, एनएलएम के साथ, हीट के साथ इसका रोल है। क्योंकि आप देखते हो हीट गर्म होने पर क्या होती है, चीज फैलती है। तो गर्म होने पर चीज फैलेगी तो उसके प्रसार और फैलाव के अकॉर्डिंग एल की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। यहाँ पे रॉड ले लेंगे, ठीक है, इसको हम गर्म करने में फैलाएंगे तो इसके टाइम पर क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन क्या करेंगे इसके साथ लिंकअप होते हैं, जो मैं आपको चैप्टर के साथ ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक की सब चीजें आप नोट कीजिए। अब मैं एक एंगुलर एसएचएम का एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक, जैसे आपने, ठीक है, आपने जैसे इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी मीन पोजीशन होगा, कोई एसएचएम कर रहा है ए एम्पलीट्यूड से, ठीक है, ये इसका प्लस ए है और ये इसका माइनस ए है। इस तरीके से एसएचएम कर रहा है। तो बताओ यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, या यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन बहुत से किए थे। अब उसी तरह का मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ। बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एंगल होता है ना, इसमें जो आपका एंगुलर है, जैसे आपके एंगल सरल लेके आप जो एक्स होता है विस्थापन, वो हम बहुत छोटा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एंगल लेते हैं थीटा, जो उसको थीटा डिस्प्लेस करते हैं वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, 2 डिग्री का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने डिग्री होता है, बहुत छोटा होता है ना। तो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि एक क्वेश्चन मेरा ये है, कोई सिंपल पेंडुलम है आपका, ठीक है, ये इसका धागा है, ठीक है, इसको मैं मान लीजिए 5 डिग्री तक या 6 डिग्री तक, 6 डिग्री तक इसको मैं ऊपर ले गया, फिर इसको मैं वापस ला रहा हूँ। ये इस तरीके से 6 डिग्री तक मैंने इसको ले गया, फिर इसको छोड़ा। अब ये मान लीजिए जब ये 6 डिग्री से ये मान लीजिए किसी 3 डिग्री वाली स्थिति पर 6 डिग्री वाले स्थिति से मैंने छोड़ा और ये वापस कहाँ आया, 3 डिग्री वाली स्थिति पर ये वापस आया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में से कितना समय लगेगा। तो अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा बेटा, इस क्वेश्चन को हम वही फेजर से सॉल्व करेंगे आसानी से। अब यहाँ पर ये डिग्री अलग चीज है और जो फेजर में 30 डिग्री होती है वो चीज अलग है। तो आप क्या करोगे, जैसे आप वहां पर जो, जैसे मैंने ए आयाम तक विस्थापित किया, तो वहां पर ए क्या होता है आयाम, तो यहाँ पर जैसे मैं जितने एंगल तक विस्थापित कर रहा हूँ, कितने तक कर रहा हूँ, 6 डिग्री तक, तो ये 6 क्या हो गई आयाम हो गई। तो आप इस 6 डिग्री को क्या मानो 6 आयाम की वैल्यू कितनी हो गई 6, ये ठीक है। तो इस तरीके से कैसे सॉल्व होगा, जैसे मैं फेजर बनाऊं इसका, तो कैसे करोगे बेटा, जैसे आपने अब ये क्या हो गया, इसका आयाम कितना हो गया, ये वाला, ये तो होता है आयाम, ये वाला आयाम, ठीक है। तो इसका मैं कितना इसे ले गया, कितने तक ले गया, मैक्सिमम 6 तक। तो आयाम मैंने कितनी है +6 और ये कितनी होगी -6। अब आपको कहां से कहां तक का टाइम निकालना है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आने में लगा समय, यहां से लेके यहां तक आने में लगा समय। इसका मतलब जब ये इस वाली स्थिति पर होगा 6 वाली पर, तो यहां पर होगा, और फिर ये 3 वाली पर होगा, 3 वाली कहां पर होगी, कहीं, अगर ये वैल्यू आपकी 6 है, ये वैल्यू कितनी होगी 6, ये भी कितनी होगी 6, तो
तो 3 वाली स्थिति कहाँ होगी, इसके बीच में होगी मिडिल में, तो ये हो गया आपकी 3 वाली स्थिति, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो ये वैल्यू आपकी 6 है, ये वैल्यू आपकी 3 है। तो ये एंगल तो ये वाला एंगल आपको निकालना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है, ये एस, देखो ये ऐसे आ रही है, तो ऐसे आ रही है, ये वाला ये वाला ये वाला, फिर ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये वाला, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये वाला पॉइंट होगा, है ना। अगर हम इससे कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो ये वाला पॉइंट होगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने में समय निकालना है। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी 6, ये वैल्यू कितनी है 6, ये वैल्यू कितनी है यहाँ से तक की 3, ठीक है, ये वैल्यू 3, तो ये वैल्यू 3 होगी। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हमें निकालना है। बेटा देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका 3 है, तो ये क्या हो गया आपकी 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका, तो यहाँ से ये एंगल निकालो, साइन का क्या होगा, साइन का ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, 3/6, तो कितना गया 1/2, 1/2 कितना होता है आपका साइन का 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, और ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री। तो टोटल कितना एंगल चला है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कितना आपका 120 डिग्री, 120 मतलब 2π/3, इतना ही होगा ना, 180 इंटू 2/6। ओमेगा क्या होता है 2π/T इंटू स्मॉल टी इक्वल कितना गया 2π/3। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2π से 2π कैंसिल, कितना गया कैपिटल T/3, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड, ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है T = 2π L/T, तो आप कर सकते हो। तो इसे यहाँ से कराने कितना समय लगा, T = 2π/3 इंटू √L/T, अगर डायरेक्ट लंबाई L, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से तक आने का टाइम निकालो। तो ध्यान रखना, ये 360 डिग्री अलग चीज है, ये डिग्री अलग है। जो इसका ये चीज होती है ना डिग्री, जितने एंगल इसको हमने डिस्प्लेस की, ये डिग्री एंगल इसका क्या मानना, आयाम लेना किस पर, क्षैतिज रेखा पर, और इतना आयाम मान के ही ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, नोट कीजिए।